दोस्तों, myself Raghavan Mishra, MBBS student at ASMC बहराइच। आई एम सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट। सो दोस्तों, इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। नाम है प्री मेडिको। इस वीडियो चैनल पे मैं पढ़ाऊंगा बायोलॉजी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट NCERT बेस्ड। यानी हम सभी NCERT तैयारी करते हैं, NCERT से ही सब कुछ आता है, हमको पता है, लेकिन हम सही से NCERT नहीं पढ़ पाते। एज अ सिलेक्टेड पर्सन मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमको NCERT पढ़नी है। मैं खुद पढ़ाऊंगा आपको NCERT इस प्री मेडिको चैनल पर। और अगर आपको प्री मेडिको क्या ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेनेशन के थ्रू चाहिए तो आप प्री मेडिको का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जो कि एब्सोल्युटली फ्री है। सो इस चैनल पे हम शुरू करते हैं नीट की तैयारी NCERT वाली बायोलॉजी में, जिसमें हम NCERT से पढ़ाएंगे 12th के। अभी जो स्टार्ट मैं करूंगा 12th के NCERT के चैप्टर्स, और लाइन बाय लाइन आपको समझाऊंगा, लाइन बाय लाइन आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि नीट में NCERT के बाहर कुछ नहीं आता। और जो 100 क्वेश्चंस आएंगे वो पूरे NCERT बेस्ड आएंगे, जिसमें से आपको 90 अटेम्प्ट करने हैं। तो आपको आसानी हो किस तरीके से आपको अप्रोच करना है, किस तरीके से आपको NCERT पढ़नी है, वो मैं आपको तरीका बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे द्वारा आपको NCERT पढ़ाना 12th क्लास की बायोलॉजी की। दोस्तों, जो हम बात कर रहे हैं, पहला यूनिट क्या है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन है ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग का आना, यानी पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, डॉटर सेल्स का बनना। हाँ, इसमें सिंगल सेल से बनेगा, यूकैरियोट से बनेगा, प्रोकैरियोट से बनेगा, यानी लगभग हर एक सेल जो है वो डॉटर सेल्स बनाती है या फिर अपने ऑफस्प्रिंग बनाती है। ऑफस्प्रिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि हमको एक स्पीसीज जो है ह्यूमन की और प्रोकैरियोट्स की या यूकैरियोट्स की या सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की, वो कॉन्टिन्यूअस रहे, यानी स्पीसीज की कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रहे। इस वजह से रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन बहुत सारे तरीके से हो सकते हैं, हमने पढ़ा ए सेक्सुअल, सेक्सुअल मेनली 2 होता है, इसके अलावा भी बहुत सारे जो भी है। ए सेक्सुअल, सेक्सुअल हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, किस तरीके से रिप्रोडक्शन हो रहा है। इसके अलावा इसमें लाइफ स्पैन का कॉन्सेप्ट है, लाइफ स्पैन क्या होता है। इसके अलावा हम डिफरेंट टाइप्स के तरीके पढ़ेंगे, किस तरीके से ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में। तो चलिए चैप्टर नंबर 1 शुरू करते हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जब हम शुरू करते हैं तो उससे पहले एक साइंटिस्ट का के बारे में आता है, जो कि इम्पोर्टेंट होता है कभी कभी। तो इस चैप्टर से पहले, या फिर ये कह सकते हैं इस यूनिट से पहले, पंचानन महेश्वरी जी का आता है, जो कि 1904 से 1966 तक जीवित रहे। पहले इस यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी उठाते थे नीट वाले कि ये क्या होते, इनके बारे में अगर हम पूछें तो। जैसे 2019 में जब रीनीट हुआ था उड़ीसा वालों के लिए, तो उसमें एक साइंटिस्ट के बारे में आया था प्रोटीन फोल्डिंग को लेकर, अगर आप लोगों को याद हो। तो इस पेज को हमको पढ़ना जरूरी है, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। फिर हम आते हैं पहले चैप्टर के पहले पेज पे, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जब हम स्टार्ट करेंगे रिप्रोडक्शन, उससे पहले हमको समझना है कॉन्सेप्ट किसका? लाइफ स्पैन का। तो क्या कहती है NCERT? ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म कैन लिव ओनली फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, यानी जो हम ऑर्गेनिज्म है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए जीवित रहते हैं। जैसे कोई 60 साल जीता है, कोई 70 साल जीता है, कोई 80 साल जीता है, कोई 5 साल जीता है, कोई 2 दिन भी जीता है। तो लाइफ स्पैन क्या होता है? द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू द नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट्स इट्स लाइफ स्पैन। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या आप ध्यान रखेंगे? नेचुरल डेथ, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। नेचुरल डेथ, नेचुरल डेथ यानी एक्सीडेंटल डेथ अगर होती है तो हम उसको लाइफ स्पैन में इंक्लूड नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो होती है एक्सीडेंटल डेथ, यानी कि वो नेचुरली नहीं डेथ हो रही है उसकी, तो उसको हम नहीं इंक्लूड करेंगे। तो नेचुरल डेथ वेरी इंपॉर्टेंट है किसी भी इंडिविजुअल की लाइफ स्पैन को काउंट करने के लिए। हाँ, लाइफ स्पैन ऑफ अ फ्यू ऑर्गेनिज्म गिवन इन फिगर 1.1 अभी हम देखेंगे किसका किसका है। इसके अलावा इस पेज में मैं आपको ये बता दूं, मैं बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको NCERT की कहाँ कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, किस पेज पे क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, वो मैं बताऊंगा। इस पेज पे यहाँ से क्वेश्चन जरूर फ्रेम हो सकता है, किससे? लाइफ स्पैन की डिफिनीशन आ सकती है, और जो ऑप्शन देगा वहां पे नेचुरल डेथ को चेंज कर सकता है, वो फिर अचानक से हो सकता है या फिर एक्सीडेंटल हो सकता है। तो हम पढ़ते हैं बिटवीन दीज टू एक्सट्रीमिटीज, यानी देखो इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, इजंट इट बोथ इंटरेस्टिंग एंड इंट्रिगिंग टू नोट दैट इट मे बी एज शॉर्ट एज फ्यू डेज एज लॉन्ग एज few thousand years। मैंने आपको बोला था 1 days, 2 days, 5 days,
60 ईयर, 90 ईयर्स, 100 ईयर्स, कुछ भी हो सकता है। तो इसी पे एनसीईआरटी बोलती है बिटवीन दीज टू एक्सट्रीमिटीज आर द लाइफ स्पैन ऑफ द मोस्ट अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अच्छा, यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स भी है, फ्यू थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स है। बनियान ट्री का देखो कितना होता है, 2 to 300 ईयर्स होता है, तो वो उसका बहुत ज्यादा है। लेकिन मेनली जो होता है हम देखेंगे तो 100 ईयर्स के अंदर ही लगभग सभी ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, स्टार्टिंग विद वीक्स टू 100 ईयर्स के अंदर डेथ हो जाती है। You may note that lifespan of organism are not necessarily correlated with their sizes. Very important line है, not necessarily। अब ये नहीं कहेंगे कि हम necessarily important नहीं, हम क्या गलती कर जाते हैं, वहां पे नेसेसरीली आ जाता है कि वो बोल देगा साइज के हिसाब से नहीं है, पक्का पक्का नहीं है, नॉट नेसेसरीली है। तो एकदम हमको एक्सट्रीमिटी पे नहीं सोचना है, यानी साइज अगर ज्यादा है तो जरूरी नहीं है कि वो ज्यादा दिन जिएगा। एग्जाम्पल देते हैं, जो होता है कछुआ होता है, टोटॉइस होता है, उसकी लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा है, जबकि ह्यूमन की देखो उसके कंपैरिजन में काफी कम लाइफ स्पैन है। द साइज ऑफ crows and parrots are not very different at their life span shows a wide difference। parrots की 140 years होती है और crow की बहुत कम ईयर होती है। हाँ, similarly a mango tree has a, इसमें एग्जांपल बता रहा है कि किस तरीके से लाइफ स्पैन बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म डिफर करता है, ठीक है। whatever the be the life span, death of every individual organism is certainty। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हम हाईलाइट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या? द death of every individual organism is certainty। no individual is immortal except single celled organism। हाँ, क्या बोलता है कि यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म हो उसकी डेथ सर्टेन है, उसकी डेथ पक्की है, बट जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है उसको छोड़ के। सिंगल सेल्ड क्यों? अब देखो, सिंगल सेल्ड हुआ, सिंगल सेल्ड है हमारे पास कोई, ये एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, इसको अगर हम डिवाइड करें, रिप्रोड्यूस कराएं, तो ये ऐसे ऐसे हो जाएगी, हाँ, यानी यहीं से ब्रेक हो जाएगी, यानी सिंगल सेल्ड से रिप्रोड्यूस कर रहा है तो ये ऐसे रिप्रोड्यूस हो गई, तो ये तो इमोर्टल हो गई ना। क्यों? क्योंकि पेरेंट से ही ऑफस्प्रिंग बन गई। पेरेंट से जब ऑफस्प्रिंग बन गई तो वो तो पेरेंट तो रहा ही नहीं, लेकिन वो मरा नहीं, वो मरा भी नहीं, वो जिंदा भी नहीं है, लेकिन वो इमोर्टल टाइप्स हो गया। हाँ, और देखो अगर ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन तो मर जाता है, हाँ, और कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो मर जाता है। तो यहाँ से वेरी इंपॉर्टेंट है, डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज सर्टेनिटी, दैट इज नो इंडिविजुअल इज इमोर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। आपको ये बात समझनी होगी, ठीक। फिर आता है, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वास्ट नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स स्पीसीज हैव एग्जिस्टेड ऑन अर्थ फॉर सेवरल थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। हाँ, हाउ वास्ट नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, हम डायनासोर्स की बात करते हैं, वो अब नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा जब हम बात करते हैं एज, किसी इंडिविजुअल की कितनी एज तक सरवाइव करता है, तो एनसीईआरटी बहुत अच्छी है, उसने कुछ चीजें दी हैं जो कि नीट में वही आएगा। आपको ये ध्यान रखना है, नीट में क्या आ रहा है वही आएगा जो आपको हम पढ़ा रहे हैं। हाँ, तो ये देखो, एलिफेंट 48 to 60 ईयर्स, रोज 5 to 7, डॉग 10 to 13, इसको हमको ध्यान रखना है, शायद नीट में आ जाए। हाँ, बटरफ्लाई के बारे में हम इवोल्यूशन में भी पढ़ते हैं, और 2-3 जगह और पढ़ते हैं जहां थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन आएगा। 1 to 2 वीक्स इसकी लाइफ स्पैन कितनी है? 1 to 2 वीक्स। क्रो, अभी क्रो की बात की थी ना, कितनी है? 15 ईयर्स। कितनी? क्रो की अलग है, पैरट की अलग है, एलिफेंट की देखिए अलग है। इसके अलावा जब हम बात करेंगे पैरट की कितनी होगी? 140 ईयर्स होगी। कितनी होगी? 140 ईयर्स। इसके अलावा जब हम बात करेंगे बनियान ट्री की हो जाएगी 200 to 300 ईयर्स। किसकी हम बात कर रहे हैं? ये बनियान ट्री की। किसकी? बनियान ट्री सबसे ज्यादा लाइफ स्पैन वालों में से एक है। हाँ? इसके अलावा हम टॉर्टोइस की बात करते हैं, टॉर्टोइस इसकी 120 to 150 ईयर्स होती है। कितनी होती है? 120 to 150 ईयर्स। हाँ, इसके बारे में दिया, क्रोकोडाइल के बारे में दिया हुआ है, बनियान ट्री के बारे में दिया हो, फ्रूट फ्लाई के बारे में एक्सपेरिमेंट हम पढ़ेंगे। फ्रूट फ्लाई के बारे में हम जब एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं तो एक्सपेरिमेंट में हम देखते हैं कि उसकी जो होती है 8 to 15 डेज। किसकी? फ्रूट फ्लाई की कितनी है? 8 to 15 डेज। हाँ, इसके अलावा हम बात करते हैं, फिर अगले पेज पे आते हैं। अब आते हैं एनसीईआरटी कहाँ पे क्या कह रही है, कहाँ पे क्या कहना चाह रही है। ठीक है, तो हम बात करने जा रहे हैं एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन के बारे में। कहाँ पे है?
कहाँ पे क्या चीजें हैं, देखो 120 टू 150, 120 टू 150 बताया, लेकिन यहाँ पे 100 टू 150 भी दिया हुआ है। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट चीजें दी होती हैं। तो हम बात करेंगे अब रिप्रोडक्शन की, किसमें एनसीईआरटी की डिफिनीशन क्या है रिप्रोडक्शन के बारे में। तो रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वन ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ, नॉट सेम टू इटसेल्फ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि सिमिलर टू इटसेल्फ, यानी उसमें थोड़ा सा सीक्वेंसिंग होगी, उसमें चेंज होंगे जीन्स। जब दो क्रोमोसोम मिलते हैं, दो इंडिविजुअल से क्रोमोसोम मिलते हैं या फिर एक इंडिविजुअल से क्रोमोसोम मिलते हैं, तो थोड़ा सा वैरायटी आती है। तो क्या कहता है, ये है बायोलॉजिकल प्रोसेस। क्या है बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म give rise to young ones offspring similar to itself. The offspring grow, mature and in turn produce new offspring. हाँ, मैंने बोला ना कि स्पीसीज को कंटिन्यूअसली प्रोवाइड कर रहा है। तो ये जो नया ऑफस्प्रिंग आया, हमारे से हमारे बच्चे आए, तो वो फिर रिप्रोड्यूस करेंगे और वो खुद नए न्यू ऑफस्प्रिंग बनाएंगे, ठीक है। दस देयर इज अ साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ, यानी एक इंडिविजुअल ये है, इसने रिप्रोड्यूस किया, ये फिर इन दोनों, ये दोनों करेंगे, फिर ये दोनों करेंगे। तो ये देखो, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू ऑफस्प्रिंग बढ़ते चले जा रहे हैं। कैसे चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। हाँ, और ये साइकिल होती है। हाँ, यानी और इसका देखो, ये बर्थ हुआ होगा इससे, इसके पेरेंट्स से, ये बर्थ हुआ, ये ग्रो किया, मैच्योर किया, रिप्रोड्यूस किया, और फिर ये बाद में ओल्ड होगा, मर जाएगा। सेम स्टोरी इन सबके साथ। तो सभी की एक स्टोरी है। रिप्रोडक्शन इनेबल्स कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको हमको मार्क करना पड़ेगा। क्या कि रिप्रोडक्शन इनेबल्स कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। हाँ, तो जो रिप्रोडक्शन है वो हमारी स्पीसीज की जनरेशन आफ्टर जनरेशन की कंटिन्यूटी करती है। यानी इवोल्यूशन में हम जिंदा हैं, डायनासोर मर गए, अब वो नहीं आएंगे। इसी तरह अगर ह्यूमन बीइंग्स रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, अगर हमारे ऑफस्प्रिंग नहीं आएंगे, वो फिर रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, तो हमारा भी इतिहास हो जाएगा, हम मर जाएंगे और हमारी स्पीसीज खत्म हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है, जो कि हम लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं, जो कि गलत बात है। इतना ज्यादा रिप्रोडक्शन होना, जो रेट है वो ज्यादा है, इसकी वजह से जो बायोडाइवर्सिटी है, हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो भी कम हो जाते हैं। बट हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमको लिमिटेड वे में रिप्रोडक्शन करना चाहिए, ताकि हमारा नेचर हमें सपोर्ट कर सके। इसके बाद आते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे वेरिएशन कैसे आते हैं। यहाँ पे तो सिमिलर जो वर्ड है ना, सिमिलर जो वर्ड है, सेम और सिमिलर, नीट यहाँ पे फंसाएगा सेम और सिमिलर में। क्या, क्योंकि देखो सेम जो होता है वो डिट्टो कॉपी होता है फादर का, सिमिलर यानी थोड़े बहुत चेंज होंगे। फिर आते हैं हम, देखो देयर इज अ लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड एंड ईच ऑर्गेनिज्म हैज इवॉल्व्ड इट्स ओन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड रिप्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। हम मीटिंग के थ्रू करते हैं, प्लांट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू करते हैं, बडिंग होती है, बाइनरी फिशन होता है, अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है वो अलग अलग तरीके अपनाए हुए हैं अपने रिप्रोडक्शन को। द ऑर्गेनिज्म हैबिटेट, अब इसको हम थोड़ा सा आपको दिखा दें कि ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहाँ गई ये, द ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट, its internal physiology and several other factors are collectively responsible for how it reproduces. ऑर्गेनिज्म की हैबिटेट कहाँ पे है, इंटरनल फिजियोलॉजी उसका कैसा डेवलपमेंट है, किस तरीके से है, और अदर फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, और किस तरीके से चीजें हैं, उसकी हेल्थ कैसी है, उन सब चीजों पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस कर रहा है। बेस्ड ऑन वेदर देयर इज पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू ऑर्गेनिज्म इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। यानी दो ऑर्गेनिज्म है, बाइसेक्सुअल होगा तो एक ऑर्गेनिज्म से ही हो जाएगा, यूनिसेक्सुअल होगा तो हमें दो ऑर्गेनिज्म की जरूरत पड़ेगी। तो वो दो तरीके के होता है। उसके बारे में देखो, एक एसेक्सुअल होगा, एक सेक्सुअल होगा। इसकी डेफिनेशन बहुत जरूरी है। व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन क्या कहता है, गैमीट बने या ना बने,
जब सिंगल इंडिविजुअल यानी एसेक्सुअल में एक ही इंडिविजुअल इन्वॉल्व होगा, गैमीट फॉर्मेशन हो भी सकता है, गैमीट फॉर्मेशन नहीं भी हो सकता है, तो हम उसको क्या कहेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और व्हेन टू ऑफस्प्रिंग अपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड आल्सो इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है, किसका, मेल एंड फीमेल गैमीट का। किसका हो रहा है, दो पेरेंट अपोजिट सेक्स के हैं और फ्यूजन हो रहा है गैमीट्स का, तो वो कहेंगे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, ठीक। In this method, a single individual, हमने बोला इसमें सिंगल इंडिविजुअल होगा with or without involvement of gamete formation, is capable of producing of offspring, हाँ क्या बोलता है, in this method a single individual is capable of producing offspring. As a result, the offspring that are produced are not only identical to one another but also exact copies of the parent, यानी क्लोन बोलते हैं। यहाँ पे क्या कॉपी आएगा, सेम, हाँ सेम यानी डिट्टो यानी जो हमारे होते हैं कि अरे भाई सेम सेम है ना हमारे पास कलर्स, तो उसी तरह जो ऑफस्प्रिंग है वो पेरेंट की तरह एकदम दिखेंगे। कभी कभी हम देखते हैं ना जुड़वा वाले सेम सेम दिखते हैं, तो क्या कहता है, सिंगल इंडिविजुअल है, पेरेंट एक सिंगल इन्वॉल्व हो रहा है, उसकी वजह से आइडेंटिकल कॉपी बन जा रही है, तो उसको हम बोलते हैं क्लोन। क्लोन इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। क्या बोलेंगे, क्लोन। अगर मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सेम है तो उसको हम क्लोन बोलते हैं। अच्छा, कुछ चीजें देखते हैं, ये डायग्राम हमको याद रखना है, क्या, बडिंग इन ईस्ट, बडिंग इन ईस्ट, देखो ये ईस्ट है, हाँ, और ये देखो यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, तो जब ये बटेगा ना, इसका इक्वल डिवीजन नहीं होता, इसका एक थोड़ा सा ऊपर पार्ट रह जाएगा, थोड़ा सा नीचे, यानी एक बड़ा और एक छोटा। देखो यहाँ पे पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल से देखो बड जो बने हैं ना, एक अनइक्वल साइज के बने हैं, तो बडिंग इन ईस्ट यानी बडिंग जो होती है वो अनइक्वल डिवीजन होती है, और किसमें होती है, ईस्ट में। हमको एग्जाम्पल याद रखना है ईस्ट का। अब बाइनरी फिशन इन अमीबा, अमीबा देखो, हम आते हैं अमीबा पे, देखो ये न्यूक्लियस हुआ, यहाँ पे दोनों देखो दो पेरेंट है, पेरेंट से डिवीजन स्टार्ट हुआ और इक्वल डिवीजन हुआ, जितना इसके पास साइटोप्लाज्म गया उतना ही इसके पास साइटोप्लाज्म गया। यहाँ पे देखो अलग अलग गया है, तो इसको हम बडिंग बोलते हैं, इसको बाइनरी फिशन बोलते हैं। बाइनरी फिशन का मतलब वैसे भी समझ में आ रहा है, इक्वल डिवीजन हो रहा है, बाइनरी फिशन मतलब दो। अब लेट अस सी अंडरस्टैंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन is amongst a different group of organisms. Asexual reproduction is common among single celled organism। हाँ, हमने अगर आपने पढ़ा होगा डिवीजन 11th क्लास में, तो आपको पता होगा सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म, वो सब, तो वहां पे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोट्स वगैरह में ये ज्यादा कॉमन है। एंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स विद रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन, जिनका कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, उनके में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉमन है। इन प्रोटिस्टा एंड मोनेरा, किसमें, मोनेरा और प्रोटिस्टा में, किसमें हम बात कर रहे हैं, मोनेरा और प्रोटिस्टा में, द ऑर्गेनिज्म और द पेरेंट सेल डिवाइड बाय माइटोसिस इनटू टू टू गिव राइज न्यू इंडिविजुअल। यानी देखो ये मोनेरा प्रोटिस्टा है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, हाँ, ये डिवाइड कर जाएगा किसमें, दो में। ये क्या हो गया, पेरेंट हो गया, ये क्या हो गया, डॉटर हो गई, क्या हो गई, डॉटर। मेरी स्पेलिंग थोड़ी सी, राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ है, आप लोग समझ लीजिएगा। इसके अलावा क्या कहता है, गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। Thus in these organisms cell division itself a mode of reproduction। क्या मतलब, उनका जो सेल डिवाइड हो रहा है वो खुद ही एक सेल डिवीजन रिप्रोडक्शन का एक तरीका, इनको एक नई वेराइटी, एक नया कॉम्प्लेक्स तरीका इनको नहीं अपने को अपनाना है, ये खुद ही में जो सेल डिवाइड होगी ना, ये जो सेल है ये खुद ही एक तरीके का रिप्रोडक्शन का तरीका, किसमें, हमको याद रखना है, मोनेरा और प्रोटिस्टा में। ये नीट का क्वेश्चन आएगा कि किसमें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस द रिप्रोडक्शन द सेल डिवीजन सेल्फ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो हमको आंसर क्या टिक करना है, मोनेरा और प्रोटिस्टा। इसके बाद देखो कुछ डायग्राम्स दिखाए गए हैं एनसीईआरटी में, डायग्राम्स हमको जरूर याद रखने हैं। अब देखो जब डायग्राम की बात करते हैं तो हमको ध्यान रखना है कि सभी के बारे में हम पढ़ें। अब देखो यहाँ पे कोनिडिया फॉर्मेशन हो रहा है, हाँ, और देखो कोनिडिया फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे जेम्यूल्स हैं, हाँ, तो इसके बारे में हमको पढ़ते रहना है। तो देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जूस्पोर्स जो है वो कहाँ पे है, देखो कैलमाइडोमोनास, ये किसका ऑप्शन आएगा, कैलमाइडोमोनास का, ये किसका है, कैलमाइडोमोनास
सुडोमोनास में क्या आएगा, क्या बन रहा है, जू स्पोर बन रहा है। हमने पढ़ा होगा 11th क्लास में जू स्पोर, कोनिडिया फॉर्मेशन। सेकंड ऑप्शन क्या है, ये डायग्राम हमको दे देगा, ये डायग्राम हमको नीट में दे देगा और इसका एग्जांपल पूछ लेगा कि कोनिडिया फॉर्मेशन हो रहा है तो किसमें हो रहा है, पेनिसिलियम, किसमें हो रहा है, पेनिसिलियम। हाँ, और देन बड अभी बड फॉर्मेशन देखो, ये बड बनेगा। बड क्या होता है, बड के थ्रू नए इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो ये किसमें हो जाएगा, हाइड्रा में, किसमें, हाइड्रा में। ये जेम्यूल फॉर्मेशन है, जेम्यूल्स बन जाएंगे किसमें, स्पॉन्ज में। स्पॉन्ज का अगर हम, आपके लिए क्वेश्चन है, स्पॉन्ज किस फाइलम में आता है, तो आप देखोगे। उसके अलावा देखो, इसके बाद हम पढ़ते हैं डायग्राम, आपको जरूर याद रखना है सभी डायग्राम। अब आते हैं थ्योरी पे। मैनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन, मैनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन, ये बहुत अच्छी लाइन है। मैनी, सब नहीं, मैनी, तो मैनी का हमको देखना है, तो मैनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन वेयर सेल डिवाइड्स इनटू टू हाफ्स एंड ईच रैपिडली ग्रोज इनटू एडल्ट, यानी एक सेल है वो डिवाइड होगी दो डॉटर में और उसके बाद क्या हो जाएगा, दो हाफ में, और ये जल्दी जल्दी ग्रो कर जाएगी नए एडल्ट में। एग्जांपल अमीबा और पैरामीशियम, क्या, सॉरी, क्या आ जाएगा, अमीबा और पैरामीशियम, याद रखना है हमको, क्या, अमीबा और पैरामीशियम। इस पेज में ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अब क्या कहते हैं, इन ईस्ट, अब ईस्ट के बारे में बात करते हैं। इन ईस्ट द डिवीजन इज अनइक्वल, अभी हमने पढ़ा था, एंड स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस दैट रिमेन अटैच इनिशियली टू द पेरेंट सेल, इनिशियली टू द पेरेंट सेल से अटैच रहेंगे, विच इवेंचुअली गेट सेपरेटेड एंड मैच्योर इनटू न्यू ईस्ट ऑर्गेनिजम्स सेल्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। अब जैसे हमारे में क्या होगा, अमीबा का हम देख रहे हैं, तो क्या होगा कि अनफेवरेबल कंडीशन हो गई, नेचुरल कैलेमिटी हो गई या कुछ और दिक्कत हो गई, तो क्या होगा, इंसिस्टेशन प्रोसेस होगी। ये किस तरीके से होगी, अमीबा विथड्रॉस इट्स स्यूडोपोडिया, इसके पास स्यूडोपोडिया होता है यानी झूठा वाला, एंड सिक्रीट अ 3 लेयर्ड हार्ड कवरिंग, कितने लेयर की हार्ड कवरिंग होगी, 3 लेयर की होगी। याद रखना है हमको, कितने लेयर की होगी, 3 लेयर की स्यूडोपोडिया होगी और अराउंड इटसेल्फ, यानी ये देखो, ये अमीबा मान लेते हैं, तो एक लेयर, 2 लेयर और इसके ऊपर तीसरी लेयर, और ये बीच में अमीबा है, ठीक है। तो इंसिस्टेशन, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंसिस्टेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम फिर से बोलेंगे, इंसिस्टेशन, ठीक है। और व्हेन फेवरेबल कंडीशन रिटर्न द इंसिस्टेड अमीबा डिवाइड्स बाय मल्टीपल फिशन, किसके थ्रू जाते हैं, मल्टीपल फिशन, वेरी इंपॉर्टेंट है, बाइनरी फिशन नहीं, मल्टीपल फिशन, यानी बार बार डिवाइड होंगे। हाँ, और रिप्रोड्यूस माइन्यूट अमीबा और स्यूडोपोडियोस्पोर्स, ये नीट का क्वेश्चन हो सकता है, किसमें डिवाइड हो जाए, माइन्यूट अमीबी में या फिर स्यूडोपोडियोस्पोर्स। द सिस्ट वॉल बर्स्ट आउट एंड द स्पोर्स आर लिबरेटेड इन द सराउंडिंग मीडियम टू ग्रो इनटू मेनी अमीबी। द फिनोमिनन इज नोन एज स्पोरुलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या, प्रोसेस का नाम क्या है, स्पोरुलेशन। क्या हम बोलेंगे, स्पोरुलेशन। इंसिस्टेशन और स्पोरुलेशन किस में दिखाई देता है, हमसे पूछ लिया नीट में, तो अमीबी, किसमें, अमीबी, और किसमें, अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस। अब देखो यहाँ पे कुछ डिविजन्स के बारे में हमारे को बताया गया है, जैसे आइज ऑफ पोटैटो, ये नीट का क्वेश्चन आया है, राइजोम इन जिंजर, देखो राइजोम इन जिंजर, इसके अलावा बुलबिल ऑफ एगोय, ये सारी चीजें हमको याद रखनी, आपको एकदम अच्छे से याद रखना, यही नीट में आएगा। क्या, आइज ऑफ पोटैटो आएगा, राइजोम किसमें है, जिंजर में आएगा, बुलबिल किसमें फॉर्मेशन होता है, एगोय में, देखो ये बुलबिल फॉर्मेशन है एगोय में। एडवेंटिशियस बर्ड्स या फिर लीड बर्ड बोलते हैं, लीव बर्ड्स किसमें, ब्रायोफाइलम में, किसमें, ब्रायोफाइलम में। इसके अलावा ऑफसेट ऑफ वाटर हायासिंथ, ऑफसेट ऑफ वाटर हायासिंथ। अच्छा, क्वेश्चन कैसे आते हैं इसमें आपको डायरेक्ट नहीं पूछता, इसमें आता है मैच द फॉलोइंग। क्या आता है, मैच द फॉलोइंग, दे देगा, इधर दे देगा ब्रायोफाइलम, इसके अलावा बुलबिल दे देगा, बुलबिल ऑफ एगोय, सॉरी एगोय दे देगा, इसके अलावा दे देगा जिंजर दे देगा, पोटैटो दे देगा, और इधर दे देगा मैच द फॉलो, और ऑप्शंस दे देगा। उस तरीके से हमको ध्यान रखना है। अब देखो फंजाई के बारे में आते हैं। मेंबर्स ऑफ द किंगडम फंजाई एंड सिंपल प्लांट सच एज एल्गी रिप्रोड्यूस थ्रू स्पेशल एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। हाँ, जो फंजाई है वो
और सिंपल प्लांट जो होते हैं वो एक डिफरेंट तरीका अपनाते हैं, स्पेशल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका अपनाते हैं या फिर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हैं वो उस तरीके से। द मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर इज फॉर्मेशन ऑफ जूस स्पोर्स। किसका फॉर्मेशन? जूस स्पोर्स दैट आर माइक्रोस्कोपिक मोटाइल स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है? मोटाइल स्ट्रक्चर्स है, मोटाइल स्ट्रक्चर है, क्या है? मोटाइल स्ट्रक्चर है। इसके अलावा देखो अदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, कोनिडिया फॉर्मेशन पेनिसिलियम में, किसमें? कोनिडिया फॉर्मेशन पेनिसिलियम। बर्ड्स किसमें? हाइड्रा में। और जेम्यूल फॉर्मेशन स्पॉन्ज में, हमने ऊपर अभी पढ़ा हुआ था। अब आते हैं देखो यहाँ पे, while in animals and other simple organisms the term asexual is used unambiguously। हाँ, इसमें unambiguously यूज होता है। In plants the term vegetative reproduction is frequently used। हाँ, प्लांट्स में किसमें यूज, क्या वर्ड यूज होता है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जगह वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। और जो एनिमल्स होते हैं उसमें क्या यूज होता है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। अब देखो इन प्लांट्स यूनिट्स वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किस तरीके से होता है? रनर, हाँ रनर, राइजोम, शकर, ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब और कैपेबल गिविंग राइज टू न्यू ऑफस्प्रिंग। अभी हमने ऊपर पढ़ा सभी, ये सारे एग्जांपल मैंने पढ़े हैं ना, बुलबिल ऑफ एवॉय एंड other things. These are structures of vegetative propagules। इसको हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। हमको ध्यान रखना है, नीट में यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। इस पेज से बहुत अच्छा क्वेश्चन आएंगे, मैच द फॉलोइंग वाले चैप्टर्स क्वेश्चंस हैं, पेज हैं। अब देखो यहाँ पे एक लाइन क्या कहती है? obviously since the formation of this structure does not involve two parents, the process involved is asexual। in some organisms the body breaks into two specific pieces। asexual reproduction यानी इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल पेरेंट, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होगा, एक पेरेंट से ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हुआ तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाए। भले उसमें गैमीट, देखो एक बात हमको याद रखनी है, एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है तो एसेक्सुअल बोलेंगे, दो पेरेंट इन्वॉल्व हैं अपोजिट सेक्स के तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। ठीक है, सेम इंडिविजुअल के नहीं, सेम सेक्स नहीं होना चाहिए, मेल मेल हो गया, फीमेल फीमेल हो गया, तो होगा कहां से? In some organism, if the body breaks into two distinct pieces, fragments, किसमें? फ्रेगमेंट, each fragment grows into adult capable of reproducing organism, हाइड्रा में। यानी दो, ये है, ये दो फ्रेगमेंट में डिवाइड हो जाए, तो एक फ्रेगमेंट ये, एक फ्रेगमेंट ये, तो ये क्या होगा? फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस होगी। कौन सी प्रोसेस होगी? दिस इज ऑल्सो मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन ये भी रिप्रोडक्शन का, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक तरीका है, फ्रेगमेंटेशन। You must have heard about the scourge of water bodies, water hyacinth। water hyacinth के बारे में आप सुना है? बंगाल में आया था, टेरर ऑफ बंगाल बोलते हैं वाटर हाइसिंथ। इसको लाए थे इसकी ब्यूटी के लिए, बट क्या हुआ, इतनी जल्दी पॉन्ड्स में इसने ग्रो किया कि वहां पे ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो गई, सारी मछलियां मर गई। यानी ये बहुत खतरनाक चीज है और इन्वेसिव वीड है। ग्रोइंग वेयर एवर देयर इज स्टैंडिंग वाटर। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या है? एक तो ये इंपॉर्टेंट लाइन, टेरर ऑफ बंगाल कहाँ पे, ये जो वाटर हायासिंथ है वो कहाँ पे ग्रो करेगा? ये हमको याद रखना है, स्टैंडिंग वाटर में। पॉन्ड्स में, लेक्स में नहीं, पॉन्ड्स में देखो स्टैंडिंग वाटर होता है, मतलब रुका हुआ पानी। स्टैंडिंग वाटर में वाटर हायासिंथ होता है। और इंडिया में क्यों लाया गया था? ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड शेप्स ऑफ लीव्स। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है याद रखने वाली, ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड शेप्स ऑफ लीव्स। ठीक है, और शॉर्ट पीरियड में इसका रिप्रोडक्शन होता है। अब आते हैं, देखो यहाँ पे आते हैं, हैव यू, मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कहाँ कहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो बनाना, पोटैटो, जिंजर, इन सब के बारे में है। हैव यू एवर सीन स्मॉल प्लांट्स इमर्जिंग फ्रॉम द बर्ड्स कॉल्ड आइस ऑफ द पोटैटो ट्यूबर फ्रॉम द राइजोम्स ऑफ बनाना एंड जिंजर? When you carefully try to determine the site of origin of the new plantlets in the plants listed above, नोट्स। अब नोट्स क्या होते हैं? नोट्स होते हैं बर्ड्स, नोट्स होते हैं जहां से बर्ड्स हो गए या ट्विक्स होगा, स्टेम्स हो गई, वो ओरिजिनेट हो। प्रेजेंट इन मॉडिफाइड स्टेम्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन द नोट्स कम इन कांटेक्ट विद डैम्प सॉइल। अब देखो ये नोट्स है, मान लेते हैं ये नोट्स है और ये सॉइल है। ठीक है, अब ये जो है कभी इसके कांटेक्ट में आ गई, ठीक है, और यहाँ पे पानी था, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स थे, यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स भी हैं। ठीक है, और ये आएगा तो ये धीरे धीरे ग्रो करेगा, एक नया प्लांट बना लेगा। ठीक है, इस तरीके से। सिमिलरली एडवेंटिशियस बर्ड्स अराइज फ्रॉम द नॉचेस ऑफ, यहाँ से एक नीट का क्वेश्चन आएगा, क्या, मैं आपको अंडरलाइन करा देता हूँ,
अंडरलाइन क्या कराते हैं, adventitious birds arises from notches present at margins of leaves of bryophyllum, किसके, bryophyllum के, adventitious birds arise from the notches present at margins of leaves of bryophyllum. This ability is fully exploited by gardeners and farmers of commercial propagation of such plants. क्या करेंगे, उसको झुका के, नोट्स हुई, उसको ले जाके ऐसे जमीन में कर दिया और उसके बाद उसको पानी वगैरह देते रहे तो वो ग्रो कर गई. इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म दैट हैव रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन लाइक एंड एल्गी एंड फंजाई. वेरी इंपॉर्टेंट, एल्गी और फंजाई में. एंड दे शिफ्ट टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सच जस्ट बिफोर ऑनसेट ऑफ एडवर्स कंडीशन. अब यहाँ पे हमको समझने वाला है, एल्गी और फंजाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, एडवर्स कंडीशन आ गई तो उन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे, मतलब एसेक्सुअल तरीका से नहीं हो पा रहा तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तरीके पे आ जाएंगे. इस तरीके से वो अपनी स्पीसीज की कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करते हैं. कॉन्टिन्यूटी मेंटेन रहती है कि वो उनकी जो स्पीसीज है वो कॉन्टिन्यूअस रहे, वो इवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करती रहे. ठीक है, अब आते हैं एसेक्सुअल या फिर वेजिटेटिव. प्लांट्स में वेजिटेटिव बोलते हैं. एज वेल सेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर एग्जिबिटेड बाय हायर प्लांट्स, यानी जो ब्रायोफाइट्स हो गए, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, अदर जो है ये एसेक्सुअल भी करेंगे, एसेक्सुअल भी करेंगे और ये सेक्सुअल भी करेंगे. हायर प्लांट. एल्गी फंजाई क्या है, एसेक्सुअल करेंगे बट एडवर्स कंडीशन के आने पे सेक्सुअल पे वो मूव कर जाते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल और बाय द डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द अपोजिट सेक्स, यानी इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट्स, मेल एंड फीमेल गैमेट्स. दो पेरेंट हुए ना एक तरीके से, और सेम इंडिविजुअल और डिफरेंट इंडिविजुअल, यानी बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल, मोनोसियस और डाइसियस, इस तरीके से वो करेंगे. और इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट होगा, गैमेट ट्रांसफर होगा, गैमेट जाएगा, गैमेट फर्टिलाइजेशन होगा, फिर डेवलपमेंट होगा. These gametes fuse to form the zygote which develops to form new organism. ठीक है, न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा. It is an elaborate, complex and slow process as compared to asexual reproduction. यहाँ से क्या पता चलता है, asexual जो asexual है, यहाँ पे हम आ जाते हैं. asexual जो है वो शॉर्ट पीरियड होती है और जो सेक्सुअल होगी वो कैसी होगी, स्लो प्रोसेस होगी और ज्यादा टाइम लेगा. बिकॉज ऑफ द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट्स इन ऑफस्प्रिंग दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स और अमंगस्ट देमसेल्व्स. यानी सेम वाला कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा, सिमिलर हो सकता है, वेरिएशंस रहेंगे बट सेम नहीं रहेगा. एसेक्सुअल में सेम होता था. आज स्टडी जिसमें फ्रेगमेंटेशन वगैरह हो रहा था, स्टडी ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, एनिमल, फंजाई shows that they differ to grow extremely in external morphology, internal structure. क्या कहता है, जो फंजाई है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनकी जो इंटरनल फिजियोलॉजी है वो अलग है, स्ट्रक्चर अलग है, मॉर्फोलॉजी अलग है. बट जो where it comes to sexual mode of reproduction, surprisingly they share a similar pattern. यानी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पैटर्न है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पैटर्न जो है वो कैसा है, सिमिलर पैटर्न है. कैसा पैटर्न है, सिमिलर पैटर्न है. अब देखो, रिप्रोडक्शन करने के लिए सेक्सुअल में हम बर्थ लेंगे, फिर ग्रो करेंगे, फिर तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक एज होगी जहां पे गैमेट फॉर्मेशन स्टार्ट होते हैं. तो क्या कहता है, ऑल ऑर्गेनिज्म हैव टू रीच अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन देयर लाइफ बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली. हमको गैमेट कब बनना शुरू हो जाएगा बॉडी में, ये तो पहले से है. कब हम सेक्सुअली अपने आप को न्यू ऑफस्प्रिंग को कर सकते हैं, उसकी एक एज होती है. तो उसको बर्थ से लेके उस एज तक पहुंचने के लिए द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज. यानी जब हम सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं उस एज तक पहुंचने की टाइम को क्या बोलते हैं, जुवेनाइल फेज बोलते हैं. क्या बोलते हैं, द पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज. और प्लांट्स में क्या कहते हैं, वेजिटेटिव फेज. प्लांट्स में क्या कहेंगे, वेजिटेटिव फेज, और एनिमल्स में क्या कहेंगे, जुवेनाइल फेज. द एंड ऑफ जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज विच मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज एंड कैन बी सीन इजिली इन हायर प्लांट्स व्हेन दे कम टू फ्लावर. यानी जो प्लांट्स हैं उसमें देख सकते हैं हमारी कितनी है, 12 से 14 साल.
यहाँ के बाद हम रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, हमारे में एडोसलेंस आ जाता है, और हमारी जो मैरिज एज है मेल की 21 ईयर्स है, यानी हम उठा सकते हैं, खर्च उठा सकते हैं, ये गवर्नमेंट कहती है कि इसके ऊपर हम कर सकते हैं शादी, ताकि हम रिप्रोड्यूस कर सकें, एक बैरियर है, ठीक है। सो ये हमारा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है हाउ डज इट टेक टू मैरी गोल्ड रीजन, ये सब चीजें हैं जो कि आपको ज्यादा ध्यान नहीं देनी है, यहाँ पे क्वेश्चन में ही नहीं बनेंगे, जहां जहां क्वेश्चन बनेंगे वहां मैं बता रहा हूँ, हाँ ठीक है। सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ आते हैं, आर देयर डू दे फ्लावर, कुछ प्लांट्स होते हैं क्या एक बार होते हैं या 2 बार होते हैं एक साल में, उनके पे फ्लावर आता है, यानी बाइनियल होते हैं या एनुअल होते हैं या पेरिनियल होते हैं। हाँ, तो ये हम देखते हैं, देखो प्लांट्स द एनुअल एंड बाइनियल्स शो क्लियर कट वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंट फेजेस, यानी देखो पैदा हुए, रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हुए, उसके बाद सेंसेंट फेज होगी जहां पे मर जाते हैं। तो वो जो एनुअल है, यानी साल में एक बार उनके पे प्लांट्स आ रहा है, फ्लावर आ रहा है सॉरी, और या फिर 2 बार आ रहा है, उनके में क्लियर कट डिवीजन होता है, क्लियर कट वेजिटेटिव प्रोडक्टिव एंड सीजनल फेजेस के होते हैं। बट इन पेरिनियल इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्लियरली डिफाइन दीज फेजेस। अ फ्यू प्लांट्स एग्जिबिट अनयूजुअल, पेरिनियल में कभी भी फ्यू प्लांट्स एग्जिबिट अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिनन, सम ऑफ देम सच एज बैम्बू, बैम्बू का लाइफ स्पेन कितना है, बहुत ज्यादा, और वो क्या कहते हैं एक ही बार करेंगे, कितनी बार करेंगे, एक बार करेंगे और वो मर जाएंगे, और 50 to 100 ईयर्स में, कितना 50 to 100 ईयर्स में एक बार करेंगे और फिर वो खत्म। कौन, बैम्बू। इसके अलावा एक ये नीट का क्वेश्चन, स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं, स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना, नीला कुरंजी, इसको याद रखना है, स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना या फिर नीला कुरंजी, फ्लावर वंस इन 12 ईयर्स। लास्ट टाइम कब किया था, 2018 में, नीट में एनसीईआरटी में दिया है सितंबर अक्टूबर 2006, लेकिन इसके अलावा भी 2018 में आया ना, 12 साल जोड़ लीजिए। और कहाँ पे ये पाया जाता है, मेनली हिली एरियाज में, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, इनटू ब्लू स्टिचेस एंड अट्रैक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट। ये मैं इसलिए हाईलाइट किया क्योंकि यहाँ से नीट का क्वेश्चन आता है स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना या फिर नीला कुरंजी के बारे में, ठीक है। अब आते हैं एनिमल्स, द जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाय मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस प्रायर टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। हाँ, इसमें क्या कौन कौन सा चेंज आता है, मॉर्फोलॉजिकल और कौन सा, फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, जिससे हमको पता चल जाएगा कि इस एज में हम आ चुके हैं हम। हाँ, और द रिप्रोडक्टिव फेज इज ऑल्सो वेरिएबल इन टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। हाँ, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट तरीके से होती है, ठीक है। among animals, for example birds, do they lay eggs, do they lay eggs all through the year? अब यहाँ पे हम बात करते हैं, जो बर्ड्स हैं वो क्या साल भर ले करती हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता, वो एक सीजन होता है, एक टाइम होता है, वहां पे वो ले करती है, लेकिन जो अब हमको तो साल भर मिल रहा है, तो वो जो हमको बिजनेस के लिए भी करना है, तो वो उनको हार्मोन्स और सभी तरीके से उनको एक्सप्लॉइट करा जाता है। तो इन कैप्टिविटी पोल्ट्री फार्म कैन बी मेड टू ले एग थ्रू आउट द ईयर, इन दिस केस लेइंग एग्स इज नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, कॉमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन फॉर ह्यूमन वेलफेयर। क्या कह रहा है, कॉमर्शियल एक्सप्लॉइटेशन फॉर ह्यूमन वेलफेयर के लिए होता है, ठीक है। फीमेल्स ऑफ द प्लेसेंटल mammals exhibit cyclical changes in activities of the ovaries and accessory ducts as well as the hormones during the reproductive phase, ठीक है। ओवरीज होती हैं, हार्मोन्स होते हैं, ये सब होते हैं इन नॉन प्राइमेट्स। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, किसके बारे में बात करेंगे, वन सेकंड, नॉन प्राइमेट्स के बारे में। तो यहाँ पे एक लाइन आएगी, ये बहुत अच्छी लाइन होगी, नॉन प्राइमेट्स के बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में, ओस्ट्रोसाइकिल जो शो करते हैं नॉन प्राइमेट्स, एग्जांपल काउ, शीप, रैट, डियर, डॉग, टाइगर एक्सेट्रा। लेकिन हमको नीट के लिए इतना ही एग्जांपल याद करना है, काउ, शीप, रैट, डियर, डॉग, टाइगर, काउ, शीप, रैट, डियर, डॉग, टाइगर। ये क्या दिखाते हैं, ओस्ट्रोसाइकिल दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, ओस्ट्रोसाइकिल। और ये क्या होते हैं, नॉन प्राइमेट्स होते हैं, नॉन प्राइमेट्स। ह्यूमंस क्या दिखाते हैं, मंकी, एप, ह्यूमन, क्या हम दिखाएंगे, मंकी, एप, ह्यूमन। हमको याद रखना है सारे एग्जाम्पल, कौन कौन, मंकी, एप और ह्यूमन, ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, प्राइमेट्स होते हैं।
और ये क्या दिखाते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल दिखाते हैं, ठीक है। मेनी मैमल्स especially those living in natural wild conditions exhibit such cycles only during favorable seasons in their reproductive phase and therefore called seasonal breeders। क्या कहते हैं, एक स्पेसिफिक होता है, हम कॉन्टिन्यूस ब्रीडर हैं, हम कभी भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ होते हैं जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, एक स्पेसिफिक सीजन में करते हैं। मेनी अदर मैमल्स are reproductively active throughout the reproductive phase and hence called continuous breeders। हम क्या हैं, continuous breeders हैं, ठीक है। अब हम देखो, हम लोग मरते भी हैं, हम जिंदा होंगे, पैदा होंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे और फिर मर जाएंगे। दैट वी ऑल गेट ओल्ड, ग्रोइंग ओल्ड इज समटाइम्स वी रिकॉग्नाइज, बट व्हाट इज मीन बाय ग्रोइंग ओल्ड? द एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ द पैरामीटर फॉर सेंसेस और ओल्ड एज। देयर इज अ कॉन्कोमिटेंट चेंजेस। क्या, मेटाबॉलिक चेंजेस होता है, कॉन्कोमिटेंट चेंजेस होता है, जैसे स्लोइंग ऑफ मेटाबॉलिज्म हो जाएगा बॉडी में, और ये करेगा ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ। यानी हमारी बर्थ हुई, हम ग्रो किए, हम रिप्रोड्यूस किए, हम ओल्ड हुए और हमारी डेथ हो गई। और ये सब नेचुरल प्रोसेस है। क्या है, नेचुरल प्रोसेस है। और ये सब मिला के क्या कहते हैं हम इसको, लाइफ स्पैन। बर्थ से डेथ तक की पूरी साइकिल, वो भी नेचुरली क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन बोलते हैं, ठीक है। इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांजिशन बिटवीन दीज थ्री फेजेस हैं। यानी ये तीनों फेजेस के ट्रांजिशन के लिए हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स और एनिमल दोनों में। इंटरेक्शन बिटवीन हार्मोन्स एंड सर्टेन एनवायरमेंटल फैक्टर्स जनरेट regulate the reproductive processes and the associated behavioral expressions of organisms। हाँ, ये तीन फेजेस के लिए हार्मोन्स इंपॉर्टेंट हैं एनिमल्स और प्लांट्स में। अब देखो इवेंट्स, हम इवेंट्स के बारे में बात करते हैं। देखो इवेंट्स क्या होंगे, अब रिप्रोडक्शन हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तो दो इवेंट होंगे, एक होगा प्री फर्टिलाइजेशन और दूसरा होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है। दो इवेंट होंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट दो होंगे, कौन कौन से, प्री फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। अब प्री फर्टिलाइजेशन में क्या क्या यूज होता है, गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर। गैमेट फॉर्मेशन, इट इज द प्रोसेस through which there is formation of gametes known as gametogenesis and the transfer of gamete from the male to female, वो कहेंगे गैमेट ट्रांसफर। तो वो किस इवेंट में आता है, गैमेट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आता है। किस में आता है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। तो जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है उसमें दो प्रोसेस है, तो हम पढ़ेंगे उसके बारे में। क्या, एक तो गैमेटोजेनेसिस है और एक है गैमेट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। हमने पहले भी बात की, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, टू टाइप्स के गैमेट होंगे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। गैमेट्स और हैप्लॉइड सेल, और जो मेल है वो डिप्लॉइड भी हो सकती है, यानी 2n हो सकती है या फिर n हो सकती है, लेकिन जो गैमेट होगा वो हमेशा क्या होगा, n होगा। तो उस तरीके से एग्जांपल देखो, आइसोगैमेट्स इन क्लेडोफोरा। किसमें, क्लेडोफोरा में आइसोगैमेट्स, यानी मेल और फीमेल गैमेट का साइज जो है वो सेम है, बट हेट्रोगैमेट्स इन फ्यूकस एंड एल्गा में देखो डिफरेंट है, ये छोटा सा मेल गैमेट और ये बड़ा सा फीमेल गैमेट। इसके अलावा होमो सैपियंस में हेट्रोगैमेट्स होते हैं, आपको पता ही है, ये फीमेल का हो गया, ये मेल स्पर्म हो गया। अब आते हैं, देखो होमोगैमेट्स से आइसोगैमेट्स यानी सेम दिखें, यानी in some algae the two gametes are so similar in appearance that it is not possible to categorize them into male and female gametes. They are hence called homogametes or isogametes. However, in a majority of sexually reproducing organisms, the gametes produced are of two morphologically distinct types, जिसको बोलते हैं हेट्रोगैमेट्स, यानी मेल का अलग होगा, फीमेल का अलग गैमेट होगा। हाँ, ये मेल हो गया, स्पर्म बात करेंगे, और ओवम अलग होता है अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स में। हाँ, तो सच ऑर्गेनिजम्स मेल गैमेट इज नोन एज एंथेरेजॉइड और स्पर्म। क्या बोलते हैं हम उसको, क्या बोलते हैं, एंथेरेजॉइड और स्पर्म बोलते हैं। उसमें क्या बोलते हैं, फीमेल को क्या बोलते हैं, एग और ओवम। मेल का क्या हो गया, एंथेरेजॉइड और स्पर्म, और फीमेल का क्या हो गया, एग और ओवम। सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, अब सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म देखते हैं हम। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जनरली इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ गैमेट्स फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। क्या कहता है, फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स
फ्रॉम टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। लेकिन बाइसेक्सुअल प्लांट्स देखो, बाइसेक्सुअल ये प्लांट है, इसी में ऊपर फीमेल गैमीट है, नीचे मेल गैमीट है, तो इसमें दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा, ये यहां से दे देगा। तो हमेशा ऐसा नहीं होगा, जनरली होता है, हाँ, लेकिन बाइसेक्सुअल में तो नहीं होगा। तो इसीलिए कहता है कि दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व होते हैं बट नॉट ऑलवेज। प्लांट्स में हैव मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन द सेम प्लांट, बाइसेक्सुअल, हाँ, और डिफरेंट यूनिसेक्सुअल इन सेवरल फंजाई एंड एल्गी। फिर से आता है सेवरल फंजाई एंड एल्गी सच नोन एज होमोपैथिक और मोनोसियस। क्या होते हैं? होमोपैथिक और मोनोसियस। यानी बाइसेक्सुअल होता है, यानी मेल और फीमेल गैमीट एक ही पे है, बाइसेक्सुअल गैमीट कंडीशन। और हेटेरोथैलिक और डाइसियस, ये हमको याद रखें, मोनोसियस यानी बाइसेक्सुअल, डाइसियस यानी यूनिसेक्सुअल। ये चीज हमको हमेशा याद रखनी है। हम बहुत बार मिस्टेक करते हैं, डाइसियस को बाइसेक्सुअल मान लेते हैं, नहीं, डाइसियस क्या है? यूनिसेक्सुअल के लिए हम बात करते हैं, और मोनोसियस कहते हैं बाइसेक्सुअल के लिए, ठीक है। The term used to describe unisexual condition. In flowering plant, the unisexual male flower is staminate. हाँ, क्या बोलते हैं? staminate, bearing stamens, while female is pistillate. staminate क्या हो गया? मेल फ्लावर क्या हो गया? staminate, और फीमेल क्या हो गई? pistillate, और bearing pistils, क्या करती है? पिस्टल्स को बेयर कर रही। इन सम फ्लावरिंग प्लांट बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स में बी प्रेजेंट ऑन द सेम इंडिविजुअल, मोनोसियस, और सेपरेट इंडिविजुअल्स, डाइसियस, ठीक है। डाइसियस प्लांट्स आर पपाया एंड डेट पाम। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ये याद रखना है, ये नीट का क्वेश्चन है। डाइसियस प्लांट्स कौन सा है? पपाया एंड डेट पाम, पपाया एंड डेट पाम। और मोनोसियस क्या है? कोकोनट एंड कुकुरबिटेसी। मैं एक ट्रिक देता हूं आपको याद करने का, सबसे अच्छी ट्रिक होगी। मोनोसियस MC², M से मोनोसियस, C कोकोनट, और कुकुरबिट, ठीक है, MC²। हाँ, अब देखो PD², अब देखो यहां पे थोड़ा पपाया, डाइसियस और डेट पाम, यही आएगा, नहीं इसके बाहर का नहीं आएगा। तो यानी MC² मोनोसियस, कुकुरबिट और कोकोनट, और PD² पपाया, डाइसियस, डेट पाम। इस तरीके से हम याद कर लेंगे, ठीक है। अब आते हैं व्हाट अबाउट एनिमल्स। अब एनिमल्स देखो, और आर इंडिविजुअल्स ऑफ ऑल स्पीसीज आइदर मेल और फीमेल, और बाइसेक्सुअल दोनों होते हैं कि एक होते हैं। अर्थवॉर्म के बारे में आ जाते हैं, स्पॉन्ज, टेपवर्म, लीच, हाँ, स्टील, हाँ, देखो स्पॉन्ज, टेपवर्म, अर्थवॉर्म और लीच, ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे हर्मोफर्डाइट्स, यानी मेल और फीमेल गैमीट्स एक ही पे होंगे, या फिर बाइसेक्सुअल बोल सकते हो, बाइसेक्सुअल। स्टिल है, अब इसको स्टील बोल दो, स्टील। तो यानी स्पॉन्ज, टेपवर्म, अर्थवॉर्म और लीच क्या हो गए? बाइसेक्सुअल या फिर हर्मोफर्डाइट्स हो गए। और कॉकरोच क्या है? यूनिसेक्सुअल स्पीसीज है। हमको इस पेज का जो भी एग्जांपल्स है ना, ये हमेशा याद होना चाहिए, क्योंकि नीट में यहीं से क्वेश्चन आता है, इसके बाहर से नहीं आएगा। अब सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, हमने अभी बात किया, जो पेरेंट है वो 2n हो सकता है, डिप्लॉयड हो सकता है, या फिर n हो सकता है, लेकिन जो गैमीट बनेगा हमारा, वो ऑलवेज n होगा। क्या लाइन आ गई? ऑलवेज, ये लाइन हमेशा याद रखी, ऑलवेज n होगा। हाँ, और यहाँ पे नीट की एनसीईआरटी कहती भी है, एनसीईआरटी कहती है, नीट तो इसी से आएगा। गैमीट्स इन ऑल हेटेरोगैमेटिक स्पीसीज ऑफ टू टाइप्स, मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर हैप्लॉइड though the parent plant body from which they arise may be either haploid or diploid, ठीक है। हम ये बात कर लेते हैं। several organisms belonging to monera, fungi, algae, bryophytes have applied plant body, but in organisms belonging to pteridophyta, gymnosperm, angiosperm and most of the animals including human beings, parent body is diploid, यानी 2n होगा। It is obvious that meiosis, the reduction division, has to occur if the diploid body has produced haploid organism। हाँ, अच्छा हम बात करते हैं, देखो ये 2n है, यहां से हमको n बनाना है, तो क्या हो जाएगा? मियोसिस। अब n बॉडी है, यहां से n बनाना है, तो क्या हो जाएगा? माइटोसिस। यानी
गैमीट फॉर्मेशन की प्रोसेस में हमारा माइटोसिस भी होगा और मियोसिस भी होगा। क्या होगा? माइटोसिस भी होगा और मियोसिस भी होगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जो नीट को रिलेटेड है। अब ये स्ट्रक्चर आता है पेपर में, ओवोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन, और देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर, ये आएगा ना तो ये किसके बारे में है? देखो कारा, कारा क्या है? मोनोसियस। अभी मोनोसियस क्या है ना, तो हमको याद रखना है हमेशा जो मेल होता है वो नीचे होता है। जब स्ट्रक्चर पहचानने को आएगा, जो मेल बेचारा होता है वो नीचे दबा हुआ होता है और जो फीमेल होती है एकदम डोमिनेंट होती है। तो ऊगोनियम क्या है? ऊपर हो जाएगी, एंथ्रीडियम क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर याद हो गया। अब देखो आर्चिगोनियोफोर और एंथ्रीडियोफोर ये यूनिसेक्सुअल है ना, और इसमें क्या किसमें है? डायसियस प्लांट मार्केंसिया, वो अकारा है। अब देखो इसको याद करने का हम कैसे आर्चिगोनियोफोर और एंथ्रीडियोफोर को आइडेंटिफाई करेंगे? जो देखो खुश मिजाज है, फूल जो है खुश मिजाज है, यानी जो फीमेल्स होती हैं खुश मिजाज होती हैं, तो वो क्या हो गई? आर्चिगोनियोफोर हो गई। अब देखो ये रूखे सूखे से हम लोग हैं तो ये हो जाएंगे एंथ्रीडियोफोर। क्या हो जाएंगे? एंथ्रीडियोफोर। इसके अलावा स्वीट पोटैटो का एग्जांपल है, क्या होते हैं? बाइसेक्सुअल होते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे एक टेबल है जो कि एन और 2n के बारे में बताता है, जो कि नीट में आएगा। देखो एन और 2n फीमेल सॉरी ह्यूमन बींग्स में कितना है? 46 है। एन नंबर कितना? 23। हाउस फ्लाई 12 है तो 6 हो जाएगा। रैट यहाँ पे 42 हो जाएगा। डॉग यहाँ पे एन नंबर आ जाएगा 39 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? कैट 38 हो जाएगा। फ्रूट फ्लाई 16, ये बहुत सॉरी ये हो जाएगा 4। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। और फायोग्लोसम इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये 1260 है। इसके अलावा बटरफ्लाई का इंपॉर्टेंट है और मेज इंपॉर्टेंट है। ये 4 इंपॉर्टेंट हैं जो हमको हमेशा याद होने चाहिए। इसके अलावा अनियन तो 16 हो जाएगा, बटरफ्लाई 160 हो जाएगा, 190 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको इन चारों का ना याद है। फ्रूट फ्लाई, फाइसोक्लोसम, अफन, मेज और बटरफ्लाई। अब आता है इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड मियोसाइट्स, गैमीट मदर सेल्स। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म यानी 2n वालों में क्या होती है? स्पेशलाइज्ड मदर सेल होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मियोसाइट्स बोलते हैं। अंडर को मियोसिस होगा। एट द एंड ऑफ द मियोसिस ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू ईच गैमीट, और उसको हम बोलेंगे एक एक at the end of meiosis only one set of chromosome gets incorporated into each gamete। अब आते हैं हम गैमेट ट्रांसफर पे। गैमेट कैसे ट्रांसफर होगा? वाटर के थ्रू हो सकता है, एयर के थ्रू हो सकता है, थ्रो जब हमारा क्वाइटस होता है उसके बिटवीन में हो सकता है। तो आफ्टर दियर फॉर्मेशन मेल एंड फीमेल गैमेट्स मस्ट बी फिजिकली ब्रॉट टुगेदर टू फैसिलिटेट फ्यूजन और फर्टिलाइजेशन। इन अ मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज मोटाइल एंड फीमेल गैमेट इज स्टेशनरी। क्या होता है? देखो ह्यूमन बींग्स में भी बात करते हैं ना, ह्यूमन में तो मेल गैमेट क्या होता है? मेल गैमेट कैसा होता है? मोटाइल होता है। और फीमेल गैमेट क्या होती है? वो इमोटाइल होती है। ठीक है, एक्सेप्शंस हमको याद रखने हैं। आर फ्यू फंजाई एंड एल्गी इन विच बोथ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर मोटाइल। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हम मार्क कर लेते हैं। एक्सेप्शंस आर फ्यू फंजाई एंड एल्गी इन विच बोथ टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर मोटाइल। ठीक है, there is a need for a medium through which the male gametes move। हाँ, एक मीडियम चाहिए, वाटर चाहिए, एयर चाहिए और डिफरेंट तरीके चाहिए। In several simple plants, algae, bryophytes and pteridophytes, water is the medium through which the gamete transfer take place। किसमें? algae में, किसमें? algae में, pteridophytes में और bryophytes में। algae में, ब्रायोफाइट्स में और टेरिडोफाइट्स में। किससे? वाटर से। अ लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट्स हाउएवर फेल टू रीच द फीमेल गैमेट। अब सब पहुंच जाएंगे तो सब तो नहीं कर सकते, तो जो वाटर मीडियम है, कहीं कहीं खो जाते हैं, कुछ बर्बाद हो जाते हैं, कुछ आगे चले जाते हैं, तो सब नहीं पहुंचते। तो इसके लिए हमने एक प्रोसेस जो हर एक मेल गैमेट में होता है वो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करता है, अपने गैमेट्स का प्रोडक्शन हाई होता है गैमेट्स में। टू कंपनसेट दिस लॉस ऑफ मेल गैमेट्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट द नंबर ऑफ मेल गैमेट्स प्रोड्यूस इन सेवरल थाउजेंड टाइम्स द नंबर ऑफ फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस। क्या कहता है? जो सेवरल थाउजेंड होता है उसका मतलब अगर एक फीमेल गैमेट है तो मतलब 1000, 2000, 3000 मेल गैमेट होगा। In seed plants, pollen grains are carriers of male gametes and ovule have the egg. Pollen grains produced in anthers therefore have to be transferred to the stigma before it can lead to fertilization. In bisexual self-fertilizing plants, peas, किसका एग्जाम्पल है? पीस का है।
Transfer of pollen grains into stigma is relative easy as anthers and stigma are located close to each other. Pollen grains soon after they shed come in contact with the stigma. But in cross-pollination, including dioecious plants, a specialized event called pollination facilitates transfer of pollen grains to the stigma. ठीक है, pollination के थ्रू स्टिग्मा पे चले जाएंगे. इसके बाद वहां पे क्या होगा, प्रोसेस होगी और उसके थ्रू फर्टिलाइजेशन होगा और जो डेवलपमेंट होगा नेट ऑफस्प्रिंग का. ठीक है, अब देखो सक्सेसफुल ट्रांसफर एंड कमिंग टुगेदर ऑफ गैमेट्स इज एसेंशियल फॉर द मोस्ट क्रिटिकल इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इट इज फर्टिलाइजेशन. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, मोस्ट क्रिटिकल है. फर्टिलाइजेशन क्या है, मोस्ट क्रिटिकल इवेंट है इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. ठीक है, द मोस्ट वाइटल इवेंट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज परहैप्स द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. दिस प्रोसेस कॉल्ड सिनगैमी. क्या बोलते हैं, सिनगैमी प्रोसेस बोलते हैं. रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड. अब देखो ये गैमेट हुआ, ये गैमेट हुआ, दोनों मिलके हमने क्या बना लिया, जाइगोट. आपने ध्यान दिया होगा मैंने गलती किया, ये 2n नहीं लिखा तो ये 2n हो जाएगा. ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सिनगैमी. तो मोस्ट वाइटल इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. और हम फर्टिलाइजेशन भी यूज करते हैं कभी कभी. द सिनगैमी एंड फर्टिलाइजेशन आर फ्रिक्वेंटली यूज इंटरचेंजेबली. यानी हम सिनगैमी भी बोल सकते हैं, हम फर्टिलाइजेशन भी बोल सकते हैं. यहाँ पे देखो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना पड़ेगा, ये नीट के लिए इंपॉर्टेंट है. इट हैज टू बी मेंशन्ड हियर दैट इन सम ऑर्गेनिज्म लाइक रोटिफर्स, हनी बीज एंड इवन सम लिजार्ड, टर्की, बर्ड में टर्की, द फीमेल गैमीट्स अंडरगो डेवलपमेंट टू फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस. क्या होता है, पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस होती है जिसमें विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमीट फ्यूजन, किसमें, रोटिफर्स में, हनी बीज में और सम लिजार्ड्स में. Rotifers, honeybees, even some lizards, turkey birds, female gametes undergo development to form new organism without fertilization, जिसको हम बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस. क्या बोलते हैं, पार्थिनोजेनेसिस. अब सिनगैमी कहाँ पे होती है, एक एक्सटर्नल हो सकती है, एक इंटरनल हो सकती है. यानी पानी में हो सकती है या फिर बॉडी के अंदर हो सकती है. तो अगर बॉडी पानी में हो रहा है तो आउटसाइड द बॉडी ऑर्गेनिज्म हो रहा है तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे. अगर अंदर हो रहा है तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे. ठीक है, वाटर जो होता है वो इसमें क्या होता है, एक तरीके से मीडियम होता है. ठीक है, दिस हैपेंस इन द बोनी फिशेस एंड सम फ्रॉग्स. ये इंपॉर्टेंट है, ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किसमें, बोनी फिशेस एंड फ्रॉग्स में. ठीक है, और यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग होगी वो हाईली वर्नेबल होगी. हाँ, क्या होगी, हाईली वर्नेबल होगी. यानी देखो अटैक होगा, जो प्रेडेटर्स होंगे वो अटैक करके उनको मार सकते हैं, तो वो हाईली वर्नेबल होते हैं टू प्रेडेटर थ्रेटनिंग देयर लाइफ सर्वाइवल फॉर द एडल्टहुड. किसका, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में. ठीक है, अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी बॉडी के अंदर, यानी देखो किसमें, इन मैनी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू फंजाई, हायर एनिमल्स सच एज रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स एंड इन अ मेजॉरिटी ऑफ प्लांट्स, पैराफाइट, ट्राइडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. सिनगैमी occurs inside बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, हेंस द प्रोसेस इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन. क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. इन ऑल दीज organisms egg is formed inside the female body where they fuse with the male gametes. हाँ, मेल gametes के साथ फ्यूज करेंगे बॉडी के अंदर. हाँ, और क्या बोले प्रोसेस, इंटरनल फर्टिलाइजेशन. ये काफी सेफ होता है. An organism exhibiting internal fertilization, the male gamete is motile and has to reach in the egg order to fuse with it. In these events, though the number of sperms produced in very large, there is a significant reduction in the number of egg produced in seed plants. However, non-motile male gametes are carried female by pollen tube. क्या बोलता है, जो सीड प्लांट्स होते हैं, किसमें, सीड प्लांट्स जो होते हैं उसमें जो होता है, इन सीड प्लांट्स द नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स आर कैरीड टू फीमेल गैमेट्स थ्रू पोलन ट्यूब्स. जो मेल गैमेट होता है वो नॉन मोटाइल होता है, तो उसको हम पोलन ट्यूब्स के थ्रू उसको हम ट्रांसफर करते हैं फीमेल गैमेट तक. अब आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन. देखो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. क्या होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, इसमें क्या होता है, जाइगोट फॉर्मेशन. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, डिप्लॉयड जाइगोट इज यूनिवर्सल. ये लाइन याद रखो,
In all sexually reproducing organism, in organism with external fertilization, zygote is formed in the external medium, usually water, whereas in those exhibiting internal fertilization, zygote is formed inside the body of the organism. ठीक है, जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा उसमें बाहर बनेगा, जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा उसमें बॉडी के अंदर ही बनेगा ऑर्गेनिज्म. फर्दर डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ द ऑर्गेनिज्म has and the environment it is exposed to. In organism belonging to fungi and algae, zygote developed a thick wall and resistant to disease and damage. एल्गी और फंजाई में क्या होगा, वो एक थिक वॉल बना लेगा अपने अपने जाइगोट के बाहर और डेसिकेशन और डैमेज से बचाएगा. ठीक है, और याद रखना जाइगोट हमेशा 2n होता है, मतलब कोई भी इसमें एक्सेप्शन हो ही नहीं सकता. ठीक है, अब तो इन ऑर्गेनिज्म विथ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, जाइगोट डिवाइड्स बाय मेयोसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर दैट ग्रोस इनटू डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म. डिप्लॉइड ये जाइगोट है, अब इनको हैप्लॉइड बॉडी है तो इसमें मेयोसिस हो जाएगा, तो 2 इंडिविजुअल बन जाएंगे. ठीक है, अब देखो जाइगोट इज अ वाइटल लिंक, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, हम इसको हाईलाइट करते हैं. जाइगोट इज अ वाइटल लिंक दैट इंश्योर्स continuity of species between organism of one generation to the next. Every sexual reproducing animal organism including human being begin life as a single celled zygote. ठीक है, सिंगल सेल जाइगोट के थ्रू, और ये क्या है, वाइटल लिंक है. क्या है, वाइटल लिंक है. ठीक है, जाइगोट क्या है, वाइटल लिंक है दैट इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म वन ऑफ जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन. अब आते हैं, देखो पहला प्रोसेस हो गया क्या, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का जाइगोट फॉर्मेशन. अब आता है एम्ब्रायोजेनेसिस. एम्ब्रायोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो, डेवलपमेंट ऑफ, देखो एम्ब्रायोजेनेसिस रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रायो फ्रॉम द जाइगोट. जाइगोट 2n है, इसमें माइटोसिस होगी, माइटोसिस से सेल नंबर बढ़ता जाएगा, सेल नंबर बढ़ता जाएगा, 1 2 4 8 16 32 64 ऐसे ऐसे कहेंगे, और ये एम्ब्रायो का डेवलपमेंट हो रहा है. तो एम्ब्रायोजेनेसिस, ड्यूरिंग एम्ब्रायोजेनेसिस जाइगोट अंडरगो सेल डिवीजन. ये देखो सेल डिवीजन में गई, माइटोसिस एंड सेल डिफरेंशिएशन भी होगा, सेल डिफरेंशिएट भी करेगी. व्हाइल द सेल डिवीजन इंक्रीज द नंबर ऑफ द सेल्स इन द डेवलपिंग और एम्ब्रायो. Cell differentiation helps groups of cells to undergo certain modification to form specialized tissues and organs to form an organism. Cell differentiate करेगी, organs बनाएगी, tissues बनाएगी, और उस process के through हम क्या बोलेंगे, cell differentiation और नया organism बन जाएगा. ठीक है, अब देखो हमने पढ़ा है cell division किसमें, चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा हुआ है 11th क्लास में. ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा उसको, बाद में पढ़ाऊंगा, अभी 12th पढ़ा रहे हैं. तो एनिमल्स कैटेगराइज्ड इनटू ओविपेरस एंड विविपेरस. यानी ओविपेरस यानी एग्स दे रहे हैं या फिर बेबी दे रहे हैं. तो बेस्ड ऑन द वेदर दे आर डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट आउटसाइड द बॉडी और द फीमेल पेरेंट इनसाइड, वेदर दे ले फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज्ड एग और गिव राइज टू यंग वंस. इन द ओविपेरस एनिमल्स लाइक रेप्टाइल्स and birth the fertilized egg form hard calcareous cells. कैल्शियम कार्बोनेट की किसकी बनी होती है, CaCO3. किसमें, बर्ड्स में और रेप्टाइल्स में. तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओविपेरस. ओविपेरस, ओविपेरस यानी एक्स दे रहा है. विविपेरस में क्या हो जाएगा, यंग वंस को देगा. किसको देगा, यंग वंस को देगा. ठीक है. On the other hand, in the viviparous, a majority of the mammals, including human beings, the zygote develops into young one inside the body of the female organism. After attaining a certain stage of growth, the young ones are delivered out of the body of the female organism. Because of the proper embryonic care and protection, the chances of the survival of the young ones in viviparous is. अब देखो अगर दोनों हो जाए, यानी ऐसे इंडिविजुअल जो दोनों होते हैं, तो उनको बोलेंगे ओविविपेरस ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट मतलब नीट में नहीं आएगा, बट हमें वो पता होना चाहिए क्या है ओविविपेरस. अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट उतना नहीं है. द जाइगोट डेवलप इनटू एम्ब्रायो. अभी हम चैप्टर नंबर 2 जब पढ़ाएंगे तो ये एकदम अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए पढ़ाएंगे क्या, कि जाइगोट जो है वो किसमें चेंज हो जाता है, एम्ब्रायो में. ओव्यूल्स किसमें, सीड में. ओवरी जो है वो फ्रूट में. इनटू थिन पेरिकार्प दैट इज प्रोटेक्टिव फंक्शन. अब देखो इंडो पेरिकार्प और ये सब प्रोटेक्टिव. देखो a few kinds of fruits प्रोटेक्टिव पेरिकार्प. जो बाहर की तरफ है ये पेरिकार्प हो गई, ये सीड हो गई.
ठीक है। इस तरीके से चैप्टर नंबर 1 हमारा खत्म होता है, जो कि हमने पढ़ा क्या है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसके बाद हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग ऑर्गेनिज्म, और उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये यूनिट काफी अच्छी है। इस यूनिट से, इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन आएगा, नहीं 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। अगले चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन और कभी कभी 4 क्वेश्चन, और जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है उससे 3 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन उससे, यानी अप्रोक्सीमेट 10 से 12 क्वेश्चन। कितने? 10 से 12 क्वेश्चन इस यूनिट से आता है। तो हमको बहुत अच्छे से पढ़ना है, और नीट आने वाला है 17 जुलाई को नीट है, तो उसके लिए हमको इतना अच्छे से एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़नी है। मैंने आपको इसमें हर एक लाइन बताई है, जो हाईलाइट किया है उसमें से क्वेश्चन मस्ट है, वहीं से क्वेश्चन आएगा। जो इंपॉर्टेंट बताया है वो याद रखना है, डायग्राम हमको याद रखना है। और अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप प्री मेडिको ऐप को डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से। डॉक्टर अनंत राज मौर्य सर आपको बायोलॉजी वहां पे पढ़ाते हैं, मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ाता हूँ। काफी एक्सप्लेन वे में, एकदम एलिब्रेट वे में, हिंदी में भी पढ़ाते हैं वो। जिनको हिंदी में पढ़ना है वो हमारा प्री मेडिको का ऐप है, उसको डाउनलोड करें, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मैं आगे और भी वीडियोस अपलोड करता रहूं और मैं पढ़ाता रहूं आप लोगों को बायोलॉजी अच्छे से। थैंक यू।